नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं आर एस स्पोर्ट्स जीके में। आज हम देखेंगे कि फुटबॉल कैसे स्टार्ट करते हैं, मतलब नॉर्मल बेसिक फंडामेंटल ऑफ फुटबॉल। कितने प्लेयर्स होते हैं, कितने रेफरी होते हैं, बॉल का साइज क्या होता है, ग्राउंड कितना बड़ा होता है, कितना उसका लेंथ और ब्रेड्थ कितना होता है। बस आज हम नॉर्मल देखेंगे। ठीक है, आज चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये नॉर्मल जो ये फुटबॉल ग्राउंड है, ये एज ए क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ठीक है, ये इसको कहते हैं साइड लाइन या टच लाइन कहते हैं। ये मैंने कर रखा है यहां से लेकर तक यहां तक, इसको क्या कहते हैं, साइड लाइन या टच लाइन। और ये जो गोल लाइन कहते हैं इसको, जो पीछे साइड की होती है। ठीक है, ये गोल पोस्ट वाला एरिया है। आप ध्यान से देखोगे, ये मैंने छोटा सा गोल पोस्ट एरिया बना रखा है। गोल पोस्ट ये डी एरिया है। बस आप अभी स्टार्टिंग में ये समझो कि ये जो होता है ये साइड लाइन होती है, और ये जो होता है ये क्या होता है, गोल लाइन एरिया होता है। अब इसमें कितने प्लेयर होते हैं, इसमें टोटल जब एक फुटबॉल टीम बनती है तो उसमें कम से कम 18 प्लेयर्स होते हैं। अब उसमें भी कैसा होता है कि 18 प्लेयर की टीम तो होती है, लेकिन जब अंदर खेलते हैं तो टोटल 11 प्लेयर ही होते हैं। अब 11 प्लेयर कैसे होते हैं, अब देखो मैं आपको काउंट करवाता हूं। 1 जो कि गोलकीपर है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये हो गए हमारे 11 प्लेयर गोलकीपर को मिलाकर। और ये जो आप देख रहे होंगे सेंटर में कौन है, ये है हमारे रेफरी, जो कि मैच स्टार्ट करते हैं। और अगर ये, अब मैं आपको ये टीम बताऊंगा, ये रेड टीम है क्योंकि मैंने रेड से सर्कल कर रखा है, और ये मैंने ब्लू से क्रॉस कर रखा है। तो इसमें भी 11 प्लेयर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 इसमें प्लेयर होते हैं। अब इसमें रेफरी कितने होते हैं, अब इसमें रेफरी होते हैं टोटल 4। अब रेफरी, अब हम देखेंगे रेफरी का क्या है। ये देखो, ये है हमारे महाराजा जो मैच को ऑर्गेनाइज और सब कुछ संभालते हैं, वो होते हैं हमारे ये रेफरी। ये हमारे, इसको क्या कहते हैं, सेंटर रेफरी। जो कि आपने कभी टीवी मैचेस में देखा होगा कि जो अंदर जो विसल बजाते हैं, सीटी करते हैं, अगर फाउल वाउल होता है तो जो भी विसल्स मारते हैं, तो मेन काम इन्हीं का होता है। और 4 में से एक रेफरी हो गए जो सेंटर रेफरी के कहा जाता है, जो कि मेन रेफरी होते हैं। और बाकी इनके 2 होते हैं असिस्टेंट रेफरी। अब असिस्टेंट रेफरी कौन से होते हैं, एक ये रहे, ये यहाँ पे हमारे खड़े हैं असिस्टेंट रेफ, और ये हमारे दूसरे खड़े हैं असिस्टेंट रेफ। लेकिन कभी भी मैच में अब चौथे रेफरी रह गए, वो कहाँ बैठेंगे, ये रहे, यहाँ पे वो अपना टेबल लेकर बैठे होंगे, जो कि सब्स्टिट्यूशंस को देखते हैं। अगर कोई प्लेयर थक जाता है या किसी प्लेयर को इंजरी आ जाती है या फिर लग जाती है, तो उस प्लेयर को सब्स्टिट्यूट करने के लिए जिसका काम होता है वो होता है फोर्थ ऑफिशियल का। इसको फोर्थ ऑफिशियल के नाम से भी जाना जाता है रेफरी को। एज ए टोटल 4 हो गए हमारे, ये 1 2 3 4। अब आपको मैं नॉर्मल ये गेम बताता हूं कि स्टार्टिंग कैसे किया जाता है। पहले यहाँ पे रेफरी लोग सबको बुलाया जाता है, सबके हमारे नेल्स ऐसे चेक किए जाते हैं कि या फिर हाथ में कोई कड़ा वड़ा या कुछ गले में चेन वेन या इयरिंग्स से कुछ पहना नहीं होना चाहिए, ये प्रॉपर होना चाहिए। और किट प्रॉपर होना चाहिए, हमारा स्टॉकिंग्स होना चाहिए, स्टॉकिंग सॉक्स को कहते हैं। और एक सिन गार्ड होता है जो कि सॉक्स के अंदर पहनते हैं। और स्टड्स होते हैं, आप देख सकते हो जो फुटबॉल प्लेयर में आप लोग जानते होंगे, फुटबॉल प्लेयर जब खेलते हैं तो उनको क्या क्या चाहिए होता है। और स्टड्स, तो स्टड्स हो गया, स्टॉकिंग्स हो गया, शिन गार्ड हो गया, ये कंपलसरी चाहिए एज ए प्लेयर को। और अब इसमें अब नॉर्मल हम देखते हैं कि ग्राउंड कितना कितना का होता है। ठीक है, हमने पहले देख लिया टोटल 18 प्लेयर होते हैं, उसमें कि जो कि 11 प्लेयर दोनों में होते हैं। 4 रेफरी होते हैं, सेंटर रेफरी, असिस्टेंट रेफ 2 होते हैं। और ये असिस्टेंट रेफ का मैं अभी आपको बता देता हूं कि असिस्टेंट रेफ का, ये जो असिस्टेंट रेफ है इसको AR1 कहते हैं, और इसको कहते हैं AR2, असिस्टेंट रेफ 2। तो अब इसमें क्या होता है, जो असिस्टेंट रेफ 1 का काम होता है वो बस इसी एरिया का काम होता है, वो यही संभालता है, इतना सही, बस उसका यही, मतलब यही एरिया है, वो उसी में उसका महाराजा है। और ये बस इसी एरिया का है। इन लोगों का क्या काम होता है कि सेंटर जो रेफरी होता है वो कंटिन्यू भागता रहता है। तो वो ऐसा नहीं है कि ग्राउंड, ये जो पूरा ग्राउंड होता है वो होता है, अगर आप नॉर्मल देखोगे तो 92
120 मीटर होता है, ठीक है। ये नॉर्मल होता है, जो इसका लेंथ होता है 90 से 120 मीटर, और जो ये यहाँ से जो उसका होता है वो क्या होता है 45 टू 90 मीटर, जो इसकी ब्रेड्थ होती है। आप समझो कि 90 मीटर टू 120 मीटर। अगर आप इंटरनेशनल मैचेस देखोगे तो इंटरनेशनल मैचेस में क्या होगा 100 से 110 मीटर, और यहां से जो उसका ब्रेड्थ होता है वो 64 मीटर टू 75 मीटर। अगर आप इंटरनेशनल मैचेस देखोगे तो उनका वहां पे जो ग्राउंड की जो चौड़ाई होगी उसकी चौड़ाई क्या होगी 64 टू 75 मीटर, और जो लेंथ होगी वो 100 से 110 मीटर होती है। लेकिन ऐसे कहा जाता है कि जो नॉर्मल जैसे ग्राउंड होते हैं वो 90 से 120 मीटर के बीच में होगी उनकी लेंथ, और जो साइड मार्किंग होगी मतलब जो गोल लाइन एरिया होगा 40 टू 90 मीटर्स होगा। अब इसमें कैसा होता है ये देखो, ये अब हम पहले मैं अभी आपको समझा देता हूँ ग्राउंड्स के क्या क्या ये ग्राउंड मार्किंग होती है। ये हमारा है कॉर्नर फ्लैग, ठीक है, ये हमारा कॉर्नर फ्लैग हो गया। ये 4 कॉर्नर फ्लैग होते हैं, एक ये रहा, एक दूसरा हमारा ये रहा, ये तीसरा और ये चौथा। ये कॉर्नर फ्लैग वहीं होंगे जहां टच लाइन और गोल लाइन जहां आपस में टच होगी, चारों साइड में जहां रेक्टेंगुलर शेप में, वहां पे 4 हमारे कॉर्नर फ्लैग होंगे जिनका हाइट होता है 5 मीटर या 1.5 मीटर कहा जाता है, या फिर 5 फुट या फिर 1.5 मीटर का हमारे ये कॉर्नर फ्लैग होता है। अब ये हमारा होता है, इसमें अभी मैं आपको एक हाफ करके ही समझाता हूं कि ये आपका सेम है, जो यहाँ पे है वो यहीं पे है। जो ये सेंटर एरिया का जो सर्कल होता है वो 9.15 मीटर का होता है। जो उसका सेंटर सर्कल होता है वो क्या होता है 9.5 मीटर का होता है। इसकी भी चौड़ाई उतनी रहेगी जितने 45 टू 90 मीटर्स, या फिर इंटरनेशनल में आप देखोगे तो 64 टू 75 चौड़ाई जो होती है विड्थ। और अब इसमें अब ये वाला एरिया खासकर ये हमें देखना है, ये हमारा गोल पोस्ट एरिया है, ठीक है। गोल पोस्ट मैंने बनाया है, गोल आप देख सकते हो, गोल एरिया ऐसा होता है। गोल पोस्ट मान लो कि हमारा ये गोल लाइन है, टच लाइन है, और गोल पोस्ट हमारा ये समझ लो, ठीक है। तो अब इसकी जो ये गोल पोस्ट की हाइट होती है, ठीक है, ये इसकी हाइट होती है 2.44, और जो ये गोल पोस्ट की जो ये चौड़ाई होती है, लंबाई पोल की, जो गोल पोस्ट होता है हमारा वो होता है 7.32, और ये होता है 2.44। हाइट गोल पोस्ट की 2.44, लंबाई 7.32। अब इसमें हमारे ये क्या होता है, ये एक छोटी डी एरिया है और एक बड़ी डी एरिया है। इसका मतलब क्या होता है, बहुत लोगों का कभी भी अगर मैं किसी पूछता हूं कि छोटी डी एरिया का क्या मतलब है, जब बड़ी डी एरिया है, जब गोलकीपर जब बड़ी डी एरिया से आकर बॉल पकड़ सकता है तो छोटी डी एरिया का काम ही क्या है, समझ रहे हो आप। समझो ये गोलकीपर है, ठीक है। अब ये डी एरिया तो ये पूरा काउंट किया जाता है, ये पूरा बड़ा, ठीक है। ये मैं आर्क का समझाता हूं, इसका बाद में रीजन क्या होता है छोटा सा आर्क बनाने का। जब गोलकीपर ये पूरे एरिया में पकड़ सकता है तो छोटी सी डी एरिया बनाने का मतलब ही क्या है। इसमें सिंपल सा रूल है कि कभी भी हम फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, तो ये हो गई रेड टीम का गोलकीपर है, ये ब्लू टीम का गोलकीपर है, ठीक है। तो अगर सपोज ब्लू वाला प्लेयर अगर सपोज एक प्लेयर उनका आया यहाँ पे और बॉल इसके पास थी एक छोटी सी, ठीक है, यहाँ से इसने यहाँ पे किक कर दिया पीछे की ओर, ठीक है। अगर किक कर दिया पीछे की ओर, गोल पोस्ट अगर उसने यहाँ पे किक करने की कोशिश किया, गोल पोस्ट पे गोल करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन अब वो चले गए पीछे। तो अब गेम को वापस स्टार्ट कैसे करेंगे, अब गेम को स्टार्ट करेंगे इस गोल छोटी डी एरिया में रखकर, ये यहां से या यहां से, लेकिन 9 के ऊपर रखकर ही लेंगे हमेशा, ठीक है। ये आपको ये नॉर्मल मैंने समझाया है कि छोटी डी एरिया और बड़ी डी एरिया के अंदर होता है। जब बॉल पीछे चले जाती है तो जब भी गोलकीपर स्टार्ट करेगा तो वो छोटी डी एरिया से हमेशा नीचे रख कर ही लेगा, वो कभी भी उठा के नहीं मारेगा। अब इसमें अब एक और करते हैं कि अब ये मैंने आपको नॉर्मल बताया है, हाँ डी एरिया का अभी नॉर्मल मार्किंग बता देता हूँ। ये जो छोटा सा डी एरिया होता है, यहाँ से गोल पोस्ट से छोटी एरिया 5.5 होता है, यहाँ से भी यहाँ तक इसका 5.5 होता है, यहाँ से इसका समथिंग 18.32 होता है,
और यहाँ से मतलब वो 5.5, और अगर ये गोल पोस्ट से लेके तो बड़ी डी एरिया का ये इसका क्या होता है 16 मीटर होता है, 16 मीटर समथिंग होता है, ठीक है 16.5 सॉरी 16.5 होता है, और यहाँ से भी 16.5, यहाँ से 40.32 और यहाँ से कितना होता है वापस 16.5। तो ये हमारा डी एरिया होता है। अब एक और चीज, अब मैं नॉर्मल सिंपल सा चीज पूछता हूँ कि बहुत लोग जो प्लेयर्स होते हैं ना, या बहुत सारे जो फुटबॉल खेलते हैं, वो क्या सोचते हैं कि ये जो ये डी एरिया ना, मतलब जो डी एरिया होता है जहां से गोलकीपर पकड़ता है बॉल को, कैरी करता है गोलकीपर, इसमें क्या होता है कि जो 11 प्लेयर होते हैं उसमें से ही गोलकीपर को ही परमिशन होता है कि जो अपने हाथों से बॉल पकड़ पाए। बाकी फुटबॉल कैसा गेम है जो हम अपने हमेशा पैरों से गेम खेलते हैं, लेकिन कीपर को एक ऑथराइज होता है कि वो बस इसी एरिया में अपने हाथों से पकड़ सकता है या अपने गोल को सेव कर सकता है, ठीक है। ये एक नॉर्मल सा है कि गोलकीपर का आपको सबको आइडिया होगा कि गोलकीपर पकड़ सकता है, लेकिन उसके पास भी एक एरिया होता है, इस एरिया से अगर बाहर पकड़ेगा तो ये नॉर्मल हैंड फॉल काउंट किया जाएगा। अब इसमें कैसा होता है कि ये छोटा सा, ये जो आर्क है आप देख रहे होंगे, ये छोटा सा आर्क, ये किस चीज का आर्क है, क्यों बना रखा है, ठीक है। अब इसका मैं बताता हूं। बहुत लोग कोई गोलकीपर क्या होते हैं कि हमने देखा है कि गोलकीपर भागकर आएगा और यहाँ पे खड़ा होकर यहाँ पकड़ लेगा और बोले सर मैं तो यहाँ पे डी एरिया में ही था, मैं तो यहाँ पे देखो मैं अपने एरिया में पकड़ा है। ऐसा कुछ नहीं होता। जो उसका डी एरिया जो गोलकीपर का होता है वो सिर्फ यही होता है, सिर्फ ये, ठीक है। समझाने के लिए अगर मैं मिटा देता हूं ये, तो सिर्फ यही होता है जहां से वो पकड़ पाता है। ये जो मार्किंग होता है ना यहाँ पे, ये जो एक आर्क होगा छोटा सा, कभी भी आप इंटरनेशनल मैचेस है कहीं मैचेस में जो प्रॉपर ग्राउंड मार्किंग होती है वहां पे ये देख पाओगे। अब इसमें देखो कैसा होता है कि सपोज ये ब्लू वाला प्लेयर आया, ठीक है, यहां से मैंने गायब कर दिया था एक प्लेयर, यहां से एक प्लेयर आया ब्लू वाला, यहाँ पे उसने गोल किक करने की कोशिश की और इनका एक रेड टीम का प्लेयर यहाँ पे उनका एक ऑलरेडी अंदर खड़ा था और उसने गोल बचाने की कोशिश की। ब्लू टीम जब रेड टीम को अटैक कर रही होती है, मतलब गोल स्कोर कर रही होती है, तो जब ब्लू वाला प्लेयर जब किक कर रहा होता है गोल पोस्ट पे, ठीक है, अब जब गोल पोस्ट पे किक करेगा तो अब ये जो यहाँ पे रेड टीम है, सॉरी यहाँ पे रेड टीम का एक प्लेयर है, यहां से इसने बॉल किक की और रेड प्लेयर के हाथ में बॉल लग गई, ठीक है, तो तब कहा जाता है हैंड बॉल। अब अगर सपोज अगर रेड प्लेयर का कहीं यहाँ पे इस एरिया में कहीं सेंटर एरिया में पूरे ग्राउंड में कहीं होता तो वो नॉर्मल हैंड काउंट किया जाता और नीचे से बॉल लेकर रख के फॉल लेते। लेकिन इस केस में क्या होता है, इसको पेनल्टी कहा जाता है। अब पेनल्टी में क्या होता है कि अब मान लो कि अब ये रेड टीम का अगर इसमें यहाँ पे हैंड हो जाएगा तो यहाँ पे पेनल्टी दिया जाएगा, कभी भी यहाँ पे फाउल नहीं कहा जाता। अब इसमें क्या होगा, ये सारे प्लेयर, ये जो रेड वाला है ये बाहर आ जाएगा और यहाँ पे एक होता है छोटा सा डॉट, देखो मैंने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक डॉट होता है। अब इसमें क्या होता है, ये फाउल माना जाता है, इसको पेनल्टी एरिया। अगर डी एरिया के अंदर फाउल हो जाए कैसे भी, अगर रेड टीम ने अपने डी एरिया में फाउल किया है या हैंड हो गया तो अपोजिट टीम मतलब ब्लू टीम को पेनल्टी मिलेगी इस एरिया में। अब ये आर क्या होता है बोलूं, कभी भी हम फाउल लेते हैं ना, अगर सपोज अब ब्लू प्लेयर बोलेगा कि सर उनका फाउल है मैं लूंगा, ये ऑब्वियस बात है, ठीक है, क्योंकि रेड वाले का हैंड लगा है। अब वो यहाँ पे बॉल, यहाँ पे समझो कि एक बॉल रखी हुई है, अब वो यहाँ पे इस आर्क पे रखकर बॉल ले रहे हैं। गोल लाइन से यहां तक जो इसका डिस्टेंस होता है ये 11 मीटर का होता है, ये हमेशा याद रखना। ये इस गोल लाइन से, ये जो गोल लाइन होता है यहाँ से, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक डॉट तक, इसको पेनल्टी पॉइंट कहते हैं, मतलब जहां से बॉल रखकर लेते हैं। अब इसको क्या कहते हैं, 11 मीटर के डिस्टेंस होती है हमेशा। अब इसमें कैसा होगा, जो गोलकीपर होगा वो हमेशा जो गोल लाइन होता है एक पैर हमेशा उसमें टच होना चाहिए। पहले क्या हुआ करता था कि प्लेयर ऐसे आगे खड़े हो जाते थे, अब वो क्या होगा, हमेशा गोल लाइन के आस एक पैर उसका गोल लाइन में टच होना चाहिए जब वो किक कर रहा होगा। अब इसमें जब ये प्लेयर किक करेगा तो ये जितने भी अपोजिट टीम वाले प्लेयर हैं वो, ये एरिया देख रहे हो, ये काला वाला, ये ऐसे, ये पूरा लाल, इस एरिया के बाहर होते हैं। इसका बस यही काम होता है कि कभी भी कोई प्लेयर फाउल या पेनल्टी लेता है तो 10 यार्ड मतलब 9.15 मीटर दूर खड़े रहेंगे। तो यहाँ पे ये देखो,
ये है, यहाँ से कितने डिस्टेंस है, बहुत दूर है, यहाँ से कम 10 मीटर से ज्यादा होगा, मतलब 9.5 मीटर से दूर होगा। तो प्लेयर कभी भी अगर पेनल्टी लेते हैं, कोई भी प्लेयर डी एरिया के अंदर नहीं हो सकता, सिर्फ जो प्लेयर किक ले रहा है और जो प्लेयर सेव कर रहा है, जिसको गोलकीपर कहेंगे। और ये बस इसी का मार्क होता है कि जो अपोजिट टीम वाले यहाँ से डिस्टेंस है, ये रेड टीम वाले या ब्लू टीम वाले प्लेयर इस एरिया के बाहर खड़े रहेंगे, वो कभी भी अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, ये आपको मैं सिंपल समझा रहा हूं, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो। ठीक है, ये हमारा ये इसको बस पेनल्टी मार्क कहते हैं नॉर्मल, बाकी इसका कोई पर्पस नहीं है इसका नॉर्मल। अब एक और चीज, अब कभी भी ऐसे मैच जब स्टार्ट किया जाता है रेफरी के द्वारा, तो वो कैसे स्टार्ट करते हैं, हमेशा याद रखना कि जहां फोर्थ ऑफिशियल होता है, यहीं से टीम की एंट्री होती है। ठीक है, रेफरी एक ब्लू टीम को भी एक साथ लेकर जाएगा, रेड टीम को भी लेकर जाएगा, जैसे आपने फुटबॉल मैचेस में देखा होगा। और आपने एक और चीज देखा होगा कि यहाँ पे आप लोगों ने टॉस करते होंगे, यहाँ पे जाकर वो एक पहले कॉइन टॉस करते हैं, जिसमें पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। अब सपोज मैं ये समझाता हूँ कि ये रेड टीम है और ये ब्लू टीम है। ठीक है, अब यहाँ पे समझो कि मेरी ये रेड टीम होगी, ये ब्लू टीम होगी। अब मैंने ब्लू टीम को पहले बोल दिया कि आपका जैसे हेड एंड टेल करते हैं, तो मैं बोलूंगा कि ये आपका हेड है और ब्लू टीम का हो गया टेल। अब रेड का टीम, अब मैं कॉइन को टॉस करूंगा, फिर बाद में कैसा होगा कि जो जीतेगा, अब कैसे स्टार्ट होता है, अब किक ऑफ होगा या फिर साइड से ही होता है। अब कभी भी मैच जब स्टार्ट होता है तो उसमें कैसा होता है कि रेफरी स्टार्टिंग में क्या करेगा, वो पूछेगा अगर तुम जीत गए, हेड या टेल अगर तुम जीत गए, अगर मान लो सपोज कि रेड टीम जीत गई, अब रेड टीम अगर जीतेगी तो वो पहले क्या बोलेगी, सर हमें तो ये वाली साइड चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि सर हम ये ग्राउंड है, हमें ये वाली साइड चाहिए। फुटबॉल में हमेशा ये होता है, टॉस में या आपको किक करना है, सेंटर स्टार्ट, बॉल यहाँ सेंटर एरिया में बॉल लेकर स्टार्ट करते हैं, जो भी ऐसे। ठीक है, यहां से बॉल किक करते हैं, सेंटर स्टार्ट। जब सेंटर स्टार्ट होता है, अगर सपोज किक जीत के इन्होंने बोल दिया कि रेड ने कि मैं यहां से मेरी साइड है, तो अपोजिट टीम वाले को जो हार गया होता है उसको होगा स्टार्टिंग, वो करेगा किक ऑफ। किक ऑफ फुटबॉल में एक कहा जाता है कि जब स्टार्ट करते हैं मैच को, किक ऑफ। ठीक है, किक ऑफ, फिर यहां से ये स्टार्ट करेगा। अगर सपोज कि अगर रेड वाला ही जीता था पहले टॉस, रेड वाले ने क्या बोला इस बार कि सर हम किक ऑफ करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे प्लेयर को किक करके, तब ब्लू वाले के पास चांस होता है कि या फिर वो ये वाली साइड ले या ये वाली साइड ले। तब वो क्या कर सकता है कि अपनी टीम वालों को बोलेगा कि पूरे इधर आ जाओ और ये रेड वाले इधर शिफ्ट हो जाएंगे और स्टार्ट होगा यहीं से सेंटर स्टार्ट, लेकिन स्टार्ट करेंगे रेड वाले। ये दो ऑप्शन होते हैं, ये आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अब इसमें कैसा होता है कि रेफरी टोटल 4 होते हैं, मैंने टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स 18 होते हैं, लेकिन 11 प्लेयर ही खेलते हैं। मार्किंग मैंने समझा दी, गोल पोस्ट की हाइट कितनी होती है। फिर इसमें जब स्टार्ट करता है रेफरी, अब एक और चीज, जब रेफरी स्टार्ट करता है तो विस्लिंग कैसे होती है। ठीक है, ये मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं। तो अब इसमें कैसा होता है कि विस्लिंग, अब जब 90 मिनट का गेम होता है, टोटल फुल मैच जो होता है वो 90 मिनट्स का होता है, हाफ 45 मिनट और 45 मिनट्स का होता है। 45 मिनट के बाद 15 मिनट का ब्रेक दिया जाता है और 15 मिनट के बाद वापस 45 मिनट का मैच होता है। तो जो टोटल टाइमिंग जो फुटबॉल का होता है वो होता है 90 मिनट्स। अब 90 मिनट से अंदर मैच को कैसे विस्लिंग किया जाता है ये नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में आपको दूसरी वीडियो में सब प्रोसीजर बताऊंगा धीरे धीरे करके। अभी आप चेक करो कि अगर सपोज रेड वाली टीम ने यहाँ पे किक ऑफ लिया, ठीक है, सॉरी हाँ, रेड वाली टीम ने यहाँ पे किक ऑफ किया और इन्होंने ब्लू वाले ने बोला कि हमें यही साइड से, अब गेम स्टार्ट होता है। तो रेफरी क्या करेगा, सबसे पहले पूछेगा रेड वाली टीम, कीपर रेडी, रेड वाला ओके, ब्लू वाली टीम को बोलेगा कीपर रेडी, वो बोलेगा ओके सर। फिर असिस्टेंट रेफ में हमारा आई कांटेक्ट होता है, जो सेंटर रेफरी होगा, ये जो सेंटर रेफरी होगा कहाँ गया, ये हमारे महाराज हैं, ये हमारे सेंटर रेफरी, वो यहाँ पे आई कांटेक्ट करेंगे कि तुम रेडी हो, ये रेडी है। इनका ये बस याद रखना, असिस्टेंट रेफ का यही काम होता है, जो बॉल आउटसाइड जाती है ना, ये फ्लैग करके सेंटर रेफ को बताते हैं कि बॉल
साइड लाइन एरिया से बाहर चले गई हैं, तो जिस टीम का होता है वो कॉर्नर फ्लैग देते हैं। ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि रेफरी सिग्नल्स कैसे करते हैं और वो कैसे आपस में कांटेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, उनका प्रोसीजर क्या होता है, और फोर्थ ऑफिशियल सब्स्टिट्यूशन में उनका क्या काम होता है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अब इसमें कैसा होता है कि जब ये स्टार्ट होता है तो विस्लिंग कैसे होता है, 90 मिनट्स में वो अपने वॉच लेकर आते हैं, पूरा कार्ड वार्ड। अब विस्लिंग कैसी होती है, ये स्टार्ट मैच कैसे किया जाता है, इसका मतलब मैच स्टार्ट करो, मतलब किक ऑफ के समय वो जब मैच स्टार्ट करेगा तो यहाँ से टाइमर स्टार्ट हो जाता है, पूरा जैसे स्टार्ट करते 45 मिनट्स हाफ तक, फिर 90 मिनट्स पूरा स्टार्ट। अब सपोज अब 45 मिनट स्टार्ट मैच कर दिया उन्होंने, अब लेकिन अब मैच 45 मिनट, अब हाफ टाइम हो चुका है। अब हाफ टाइम में विसल, मैच चल रहा है, अंदर बॉल किक विक कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, अब मैच को रोकना पड़ता है। तब रोकने के लिए विसल कैसे बजती है, एक बड़ी और एक हल्की से छोटी, ये होता है हाफ टाइम का विस्लिंग। स्टार्टिंग में एक ही विसल बजेगी, हाफ टाइम में दो बजेगी, लेकिन पहली लंबी और सेकंड छोटी। और जब वापस किक ऑफ होगा, जब हाफ टाइम हो जाएगा, वापस प्लेयर पानी वानी पी गए या डिस्कशन करके आएंगे कैसे स्ट्रेटेजी करनी है, तो वापस उनका मैच स्टार्ट किया जाता है। एक और चीज, जब किक ऑफ में, जब स्टार्टिंग में रेड वाले ने किक ऑफ लिया और ब्लू वाले ने ये साइड लिया, लेकिन हाफ टाइम में क्या ये अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। अब ब्लू वाले इधर आ जाएंगे, रेड वाले इधर आ जाएंगे। अब इसमें कैसा होगा कि अगर पहले रेड वाले ने किक ऑफ किया था तो ब्लू वाली टीम अब इधर आ जाएगी क्योंकि हाफ टाइम हो चुका है। अब फिर ब्लू वाली टीम किक ऑफ करेगी। ये हमेशा याद रखना कि हमेशा चेंज हो जाता है हाफ में। अब जब हाफ वापस स्टार्ट होता है तो हाफ में भी कैसे विस्लिंग बजाई जाती है, वैसे जैसे स्टार्ट किया जाता है, जैसे नॉर्मल, ऐसे मतलब नॉर्मल वापस मैच स्टार्ट, मतलब रेफरी के द्वारा मतलब विस्लिंग की जाती है, वापस मैच स्टार्ट हो गया। फिर अब इसके बाद कैसा होता है कि जब कभी भी नॉर्मल फाउल किया जाता है, नॉर्मल फाउल बता देता हूँ कि फाउल की विस्लिंग कैसे किया जाता है। अगर नॉर्मल कभी फाउल हो रहा है, जैसे हैंड हो गया या किसी ने थप्पड़ मार दिया, फुटबॉल में आप लोगों ने देखा होगा टीवी में कि कैसे कैसे कभी बहुत कुछ होता है, वो बाद में डिस्कस करूंगा। तो फुटबॉल में कैसा है कि जब नॉर्मल फाउल किया जाता है तो विस्लिंग कैसे की जाती है, नॉर्मल फाउल पे, ठीक है। और ये नॉर्मल फाउल का, जैसे ये नॉर्मल विसल की फाउल है, गेम स्टॉप करो, ये स्टॉप का होता है। स्टार्ट का भी नॉर्मल विसलिंग एक ही होती है, एक विसल मारेंगे। और कभी सपोज पेनल्टी हो जाती है, ठीक है, कंफर्म है कि सेंटर रेफर को पेनल्टी है, इस डी एरिया में इनके टीम का हैंड हो गया, तो एक लंबी विसलिंग दी जाती है ऐसे, ठीक है, एक नॉर्मल बड़ी विसलिंग दी जाती है। ये विसल का एक थोड़ा वो चाहिए, मतलब अगर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। फिर अब लास्ट, अब मैच खत्म होने वाला है, 90 मिनट्स हो गए हैं। अब 90 मिनट्स में अब जो भी 2-1 का स्कोर चल रहा था या जो भी स्कोर चल रहा था, अब रेफरी को मैच खत्म करना है। तो अब जब मैच खत्म होता है तो हमेशा याद रखना, जब मैच खत्म होता है 3 विस्लिंग होती है, 3 होती है, ठीक है। स्टार्टिंग में एक ही करेंगे अगर किक ऑफ करेंगे, स्टार्ट जब मैच करेंगे, जब हाफ टाइम होगा तब 2 होगी, एक लंबी और एक छोटी। जब मैच खत्म हो जाएगा तो 3 होगी। अब ये कैसे 3 बार होगी अब विस्लिंग, अब मैं बताता हूं इसे। ठीक है, 2 मतलब नॉर्मल टाइप और तीसरी एकदम खींच दो थोड़ी सी, कि जिससे पता चले कि मैच। और कभी भी अगर मान लो कि रेफरी इधर होगा तो वो मैच कैसे खत्म करेगा, ये इस सेंटर एरिया की ओर ऐसे हाथ करके। तो मैं और एक और चीज की, अगर इसमें ये नॉर्मल है, आपको बता दिया टाइमिंग क्या होता है, रेफरीज, नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं, कार्ड्स। अब कार्ड्स रह गए फुटबॉल में, अगर कभी भी फाउल या कार्ड वार्ड का दिया जाता है तो नॉर्मल सिर्फ 2 ही कार्ड होते हैं, एक येलो दिया जाता है और एक रेड दिया जाता है। रेड मतलब खतरा, रेड कभी भी लाइफ में नहीं मिलना चाहिए फुटबॉल मैचेस में। येलो समझ लो कि एक नॉर्मल ऐसे समझो कि एक वार्निंग दी जाती है। वार्निंग मतलब कि अभी मैं जो था नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। एक मतलब कि नॉर्मल कभी गलती हो जाती है प्लेयर से, वो कभी फुटबॉल में किक कर रहा होता प्लेयर को, लेकिन गलती से पैर में ले जाते हैं, लेकिन उसका इंटेंशन नहीं होता, तो वो भी डिपेंड करता है। तो बस आप ये जानो कि एक येलो कार्ड होता है और रेड कार्ड क्या होता है कि गुस्सा आ गया, ये लिए थप्पड़ मार दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर केस में होता है कि जानबूझ के अगर पैर लगा दिया, या कभी कभी होती है कि हार रहे हो तो झगड़ा वगड़ा तो चलता रहेगा, तो रेड कार्ड एकदम सीरियस केस में दी जाती है। और एक और चीज रूल होता है कि 1-2 येलो कार्ड अगर मिल जाए किसी को तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है रेड कार्ड में, ये हमेशा याद रखना। और अगर येलो कार्ड का है कि अगर आपको येलो कार्ड मिलता है तो आप आराम से मैच खेल सकते हो, लेकिन रेड कार्ड में क्या होता है
कि अगर आपको रेड कार्ड मिल गया तो अगर सपोज इसमें मैं आपको रेड कार्ड का बता रहा हूँ, येलो कार्ड नॉर्मल आप समझ गए होंगे, 2 येलो कार्ड अगर मिल जाते हैं अगर सेम मैच में या कभी भी पूरे टूर्नामेंट में, तो आपको रेड कार्ड कन्वर्ट हो जाता है अगर 2 येलो कार्ड मिल जाए। और रेड कार्ड का सपोज मैं बताता हूँ कि सपोज ये ब्लू प्लेयर है, ब्लू टीम और रेड टीम है। अब इसमें कैसा है कि अब ब्लू टीम ने क्या किया कि अब रेड वाले को मार दिया कस के, गलती से मार दिया, कुछ ले रहा था इसने ऐसे कस के मारा, पैर वैर या हाथ ऐसे मार दिया, मैंने गुस्सा है मैंने थप्पड़ मार दिया ऐसे करके, जो भी हो सकता है, ठीक है, कैसे भी हाथ या कोहनी चलती है ज्यादातर फुटबॉल प्लेयर में, कोई प्लेयर आए गलती से देखा तो ऐसे कोहनी मार दी या फिर घुटना लेकर ऐसे नॉर्मल मार दिया, जैसे भी इंटेंशन जैसा होता है, तो उसमें रेड प्लेयर देखा जाता है कि उसने जानबूझ के किया या फिर मतलब बहुत ही ज्यादा सीरियस पे आपको रेड कार्ड मिलेगा हमेशा, ठीक है। ब्लू वाला प्लेयर आ रहा था और रेड वाले प्लेयर ने मार दिया, तो अब क्या होगा, ये जो होगा सेंटर रेफरी वो आकर इसको डायरेक्ट रेड कार्ड दिखा देगा, ठीक है, रेड कार्ड। और ये जो प्लेयर होगा ना ये बाहर चले जाएगा, जो रेड वाला जो प्लेयर था ना वो यहां से ऐसे चलते 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 बाहर आ जाएगा, वो वहां बाहर अपने बाहर बैठ ही जाएगा अपने साथ, मतलब उसको क्या है, अपना जो डकयार्ड होता है अपने प्लेयर बॉक्स के बाहर, मतलब ग्राउंड के बाहर कर देते हैं उसको सीधा ही। अब जो सामने वाली टीम होगी वो हमेशा 10 प्लेयर से खेलेगी। देखो मैच में हमेशा प्लेइंग 11 कहा जाता है, ठीक है, प्लेइंग 11 11 प्लेयर होते हैं, लेकिन अगर ब्लू वाले प्लेयर को अगर आ रहा था गोल स्कोर करने के लिए, लेकिन रेड वाले प्लेयर ने मारने की कोशिश की, तो अगर रेड टीम वाले प्लेयर को अगर रेड कार्ड मिल जाता है तो रेड टीम का जो प्लेयर होगा वो बाहर चले जाएगा और जो रेड टीम होगी वो सिर्फ 10 प्लेयर से ही खेलेगी। ये होता है रेड कार्ड का, तभी कहते हैं कि रेड कार्ड नहीं मिलना चाहिए। और कभी कभी ये होता है कि रेफरी से कभी डिसीजन गलत हो जाता है तो मान लेना चाहिए, क्योंकि वो भी इंसान है, वो ऐसे है नहीं कि मतलब वो एक्यूरेट ही दे देगा। तो बस मैं ये नॉर्मल पॉइंट्स थे जो कि मैंने कवर किए हैं, और बाकी पॉइंट्स मैंने आपको ये बता दिए, छोटी डी एरिया बड़ी डी एरिया क्या होता है कि अगर बॉल पीछे चली जाती है तो बस ये बॉल को नीचे रखकर मारते हैं। हाँ, एक और चीज याद आया कि अगर सपोज बॉल पीछे चली जाती है तो आपको बॉल रखकर नहीं, मतलब बॉल को नीचे रखकर किक करते हो, ठीक है। अगर सपोज अगर यहाँ से किक कर रहा है ब्लू टीम वाला प्लेयर एक आ रहा है, अब ये जिसको रेड कार्ड मिला था उसको वापस अंदर ले आते हैं एक प्लेयर को, अब सपोज कि कुछ नहीं मिला उसको, अब ये मान लो कि ये इनके 2 प्लेयर यहाँ पे सॉरी ब्लू टीम के 2 प्लेयर यहाँ पे सेंटर में आ गए और यहाँ पे इन्होंने किक किया गोल पोस्ट पे, इनका स्कोर करने के लिए कि हम लोग जीतने के लिए इन्होंने गोल स्कोर किया रेड टीम पे। तो अब सपोज कि यहाँ से इसने किक किया और ये पीछे गोल पोस्ट के ऊपर से या साइड से चली जाए बॉल, ठीक है, तो वो बॉल नीचे रख कर लेगा। अगर सपोज कि अगर वो यहाँ पे गोल पोस्ट पे ले रहा हो, रेड का गोलकीपर ने ऐसे बॉल को ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, उसने किक किया और ऐसे मैंने बॉल को पकड़ लिया, ऐसे दूर से आ रही थी या फिर ऊपर से आ रही थी, ऐसे गोलकीपर ने ऐसे पकड़ लिया, तब क्या होगा, गोलकीपर उठा के मारता है, तभी इसको कहते हैं डी एरिया, या फिर वो इस एरिया में कहीं से भी पकड़ सकता है या फिर इस एरिया से वो किक कर सकता है, लेकिन जब पीछे जाती है तो नीचे रख कर लेता है। ये एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है, गोलकीपर यहाँ से कहीं से भी बॉल पकड़ सकता है। एक और चीज होता है फुटबॉल में, एक और रूल है इसमें, गोलकीपर, ठीक है, अगर उसने मान लो कि ऐसे बॉल पकड़ा, ठीक है, और वो किक करने के लिए जा रहा है और उसने क्या कि ऐसे बॉल छोड़ दिया, ठीक है, और वापस पकड़ लिया, तो उसको फाउल दिया जाएगा। याद हमेशा रखना, अगर गोलकीपर ने एक बार हाथ में पकड़ लिया है और वापस वो छोड़ के वापस पकड़ता है तो उसको हमेशा फाउल दिया जाएगा। गोलकीपर एक बार हाथ से बॉल रिलीज हो जाएगी तो वो वापस कभी नहीं पकड़ सकता, बॉल को पकड़ सकता है लेकिन एटलीस्ट अपोजिट टीम वाले प्लेयर से एक बार टच होने के बाद, नहीं तो वो ऐसे नहीं पकड़ सकता। अगर सपोज कि अगर गोलकीपर ने अपने प्लेयर को पास किया, ठीक है, और उसकी टीम ने उसी को गोलकीपर को पास कर दिया तो वो कभी नहीं पकड़ सकता। इसमें 2 टाइप के फ्री किक होती है, एक डायरेक्ट फ्री किक होती है और एक इनडायरेक्ट फ्री किक होती है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि डायरेक्ट फ्री किक जैसे हैंडबॉल हो गया, फाउल हो गया, इसको फ्री किक कहा जाता है। मतलब एक डायरेक्ट फ्री किक और इनडायरेक्ट फ्री किक, मतलब 2 किस्म की फाउल्स होते हैं, मतलब फ्री किक होती है एक डायरेक्ट फ्री किक, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब सपोज कि ये रेड वाला अगर यहाँ पे देते तो वो नॉर्मल एक फाउल माना जाता है, एक फाउल माना जाएगा तो गोलकीपर क्या करेगा कि वापस इसी प्लेयर ने, अपने टीम वाले प्लेयर ने गोलकीपर को पास कर दिया तो वो
वहीं से मान लो कि सपोज इसने यहाँ पे पास किया तो यहीं पे वो रख कर लेगा, तो ये अपोजिट टीम जो होगी चाहे वो डी एरिया के अंदर भी क्यों ना हो नहीं पकड़ सकता। वो हमेशा याद रखना, चाहे गोलकीपर अपने डी एरिया से नहीं पकड़ सकता, अगर उसी की टीम प्लेयर ने पास किया हेड से दे, अगर हेड से दे तो पकड़ सकता है, लेकिन अगर पैरों से दे नहीं पकड़ सकता, ठीक है, वो फॉल माना जाएगा। तो जहां से भी उसने पकड़ा होगा तो वहां से वो अपोजिट टीम वाले फॉल लेंगे। जैसे अगर यहाँ से लिया होगा तो ब्लू वाली टीम यहाँ से फॉल लेगी, जो भी होगा। और जब ये फॉल लेते हैं तो 10 यार्ड दूर रहते हैं। आइडिया के लिए मतलब अगर कभी आप 10 यार्ड करना है तो अपने एक स्टेप ले लो, जो एक ऐसे नॉर्मल स्टेप लेते हैं वो 1 यार्ड होता है, ये नॉर्मल होता है। नहीं तो ऐसे नॉर्मल रेफरी 10 स्टेप्स लेकर वो 10 यार्ड दूर खड़ा होना था। सपोज कि एक टीम ने फॉल किया, ठीक है, अब रेड प्लेयर यहाँ पे बॉल रखकर किक कर रहा है, तो जो अपोजिट टीम प्लेयर होगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यार्ड्स दूर खड़ा रहेगा वहां पे, तो ही मैच स्टार्ट होता। मतलब कभी भी कोई फ्री किक लिया जाता तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि वो 10 यार्ड दूर खड़ा रहेगा। ये आप सीख गए। अब यहाँ पे आप ये सीखो कि ये क्या कहा जाता है, इसको कॉर्नर फ्लैग, इसको कॉर्नर फ्लैग किया जाता है। अब सपोज इसमें क्या होता है कि अब इसमें ये रह गया था, अच्छा वो याद आ गया, अगर ब्लू टीम ने अगर किक किया बॉल को पीछे कभी भी, ठीक है, अब ब्लू टीम जब किक कर रही है तो ये रेड टीम क्या करेगी यहाँ पे, अगर सपोज कि अब मैं आपको पूरा समझाता हूँ तो ऊपर से जाएगा, ठीक है। अब इनके प्लेयर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यहाँ पे इनका 10 ले आता हूँ, इनका 11वां प्लेयर ले आता हूँ। और ब्लू वालों के यहाँ पे एक प्लेयर आया, यहाँ से भाग भाग के आया और उसने गोल स्कोर करने की कोशिश की। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे गोल बचाने के चक्कर में रेड वाली टीम ने क्या किया, हेडिंग ले लिया और उसके सर से बॉल लेकर पीछे चले गई, ठीक है। ऐसे अगर नॉर्मल कंडीशन में अगर देखा जाए, अगर ब्लू टीम ने अगर किक पीछे कर दी तो गोलकीपर क्या है, पीछे से बॉल उठा के नीचे रख कर लेगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या हुआ है कि उनके प्लेयर से, मतलब ब्लू वाली टीम जब किक कर रही थी तो रेड वाली टीम के किसी के बॉडी पार्ट से, मतलब पैर से वो किक कर रहा था, तो पैर से बॉल लगकर पीछे चलेगी या हेड से लगकर पीछे चलेगी, तो तब क्या होगा कि तब कॉर्नर दिया जाता है, ठीक है। कॉर्नर क्यों, क्योंकि अगर सेम टीम के प्लेयर से इस लाइन में अगर सेम टीम प्लेयर से बॉल टच होके पीछे चले जाए, चाहे गोलकीपर के हाथ से भी लगकर बॉल क्यों ना पीछे चले जाए, ठीक है। अगर गोलकीपर ऐसे सेव कर रहा हो, सपोज ये मेरा गोलकीपर है, ठीक है, अगर ऊपर से बॉल आ रही है, सो बॉल पकड़ के पंच किया और गोल पोस्ट के ऊपर से चले गए, तब वो बॉल को नीचे रखकर कभी नहीं ले सकता, तब वो कॉर्नर किक ली जाती है, ठीक है। इस एरिया में कॉर्नर किक हमेशा कॉर्नर फ्लैग से लिया जाता है, जो कि ब्लैक ऐसा होता है, ठीक है। ये आर्क मारा हुआ ऐसे, ये चारों साइड में ऐसे कॉर्नर आर्क होगा। ये 1 मीटर की डिस्टेंस होती है, जो इसका ये यहाँ से करोगे सेंटर से 1 मीटर का ऐसे रेडियस ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा नॉर्मल। ये भी 1 मीटर का, ये भी 1 मीटर का, ये भी 1 मीटर को बॉल रखकर। अब यहाँ पे कैसा होता है, हमेशा याद रखना कि कॉर्नर में ऑफसाइड कभी नहीं होती, ये नॉर्मल रखो, ठीक है। कॉर्नर में ऑफसाइड कभी नहीं दी जाती, ये मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके। आज इसी वीडियो में ले लेता हूँ थोड़ा और, कि अगर ये ब्लू वाला टीम बॉल यहाँ पे रखकर लेगा, क्योंकि रेड वाली टीम के बॉडी पार्ट से कहीं से भी लगकर गई थी, तो यहाँ से किक करेगा। तो ये जितने भी प्लेयर है ना, वो यहाँ पे डी एरिया में आ जाएंगे किक करने के लिए, बचाने के लिए, और वो यहाँ से किक करेगा प्लेयर, विसल के बाद फिर मैच वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो कॉर्नर का हमेशा याद रखना है कि कॉर्नर यहाँ से लिया जाता है हमेशा। और चीज क्या होता है कि हाँ, कभी भी फाउल होता है तो बॉल को हमेशा नीचे रख कर लेते हैं, ठीक है। और इस लाइन में अगर कभी भी जाता है तो इसे कॉर्नर एरिया कहते हैं, मतलब इस लाइन से कभी भी पीछे जाती है तो हमेशा रख कर लिया जाता है। जैसे एक गोलकीपर नीचे रख कर लेगा अगर ब्लू टीम ने किक किया डायरेक्ट, अगर रेड वाली टीम को लग कर जाए चाहे गोलकीपर के हाथ से, तो कॉर्नर दिया जाता है हमेशा, ये नॉर्मल रूल है। कॉर्नर में कभी भी ऑफ साइड नहीं होता, मैं बताऊंगा ऑफ साइड भी क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में आप देखना, मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी खींच रही है। फिर अब ये जो एरिया होता है ना, ये जो साइड लाइन होता है, ये टच लाइन कहते हैं। अगर सपोज कि अगर ब्लू वाली टीम ने अगर बाहर मार दी उसके पैर से लग करके, तो रेड वाली जो टीम होगी उसको थ्रो लिया जाता है, वो थ्रो हाथों से लिया जाएगा। ये हमेशा बताऊंगा कि हाथों से थ्रो कैसे लिया जाता है। थ्रो भी कैसे लिया जाएगा कि ये बॉल जो होगी वो आपके सर के पीछे होगी और दोनों पैर आपके टच होने चाहिए। ये मेरा भी पैर नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो आपके हमेशा दोनों पैर आपके टच होने चाहिए जब तक आप रिलीज ना करो। आधे लोग क्या करते हैं, ऐसे फेंक देते हैं, एक हाथ से फेंक देते हैं, हमेशा
दोनों हाथ से फेंकना है। हमेशा ये चीज याद रखना, आपके सर के पीछे से थोड़ा ऐसे और फिर ऐसे थ्रो करना चाहिए, ऐसे नॉर्मल, ठीक है। हाथों से लोगे इस लाइन में, इसको कहते हैं थ्रो, कि हाथों से लेते हैं। इसमें कैसा होगा कि अगर ब्लू वाली टीम ने लिया है तो रेड वाली टीम यहाँ पे साइड लाइन से, अगर यहीं से गई है, इस एरिया से गई है तो यहीं से रेड वाला लेगा थ्रो, अगर इधर भी गई है तो यहाँ से भी थ्रो। लेकिन यहाँ पीछे साइड से क्या होगा, गोल किक होगा या फिर कॉर्नर होगा, ये दो चीज है। और एक ऑफ साइड होता है, ऑफ साइड में बता देता हूँ, कभी भी गोल स्कोर करते हैं तो अगर ब्लू टीम वाले अगर यहाँ पे कर रहे हैं, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर ब्लू वाली टीम कभी भी यहाँ पे गोल कर रही है तो ये देखो यहाँ पे दो प्लेयर हैं, ठीक है, यहाँ पे दो प्लेयर हैं। अगर सपोज कि अगर यहाँ पे दो प्लेयर है तो यहाँ पे ऑफसाइड नहीं माना जाएगा। ऑफसाइड एक समझो कि एक फॉल्ट किस्म का होता है कि अगर कभी भी ब्लू टीम को यहाँ पे स्कोर करना है तो एटलीस्ट दो प्लेयर होने चाहिए। दो प्लेयर चाहे कोई भी हो सकता है, चाहे वो प्लेयर हो या चाहे वो गोलकीपर हो, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे मैंने ये एक रेड वाले प्लेयर को आगे कर दिया, यहाँ पे मैंने नॉर्मल कर दिया एक रेड प्लेयर को, और ये वाला ब्लू वाला प्लेयर इधर है, ठीक है। अब वो गोल स्कोर करने की कोशिश कर रहा है, उसके पास बॉल है और यहाँ पे गोल स्कोर करने के लिए आ रहा है। अब इसमें कैसा हो गया कि जितने भी इनके रेड टीम वाले प्लेयर थे वो सारे आगे हैं। अब ये जो ब्लू वाला प्लेयर है जब वो गोल स्कोर कर रहा होगा तो एटलीस्ट दो प्लेयर होने ही चाहिए जब भी गोल स्कोर कर रहा है। अब इसमें देखो ये दो प्लेयर हैं तो ये गोल काउंट किया जाएगा। अगर सपोज कि ये जो उनका एक प्लेयर था वो एक आगे आ गया और ये ऑलरेडी एक प्लेयर खड़ा है, ठीक है, और बॉल यहाँ पे चल रही थी, बॉल मान लो कि यहाँ से बॉल, अब गेम रेड वाली टीम ने यहीं से किक किया और बॉल पीछे, तो यहाँ पे गोलकीपर क्या करेगा, बॉल को नीचे रख कर लेगा। अब यहाँ से जब वो किक करता है लंबा सा, मतलब नीचे रखकर यहाँ पे पासिंग वासिंग करते हैं, आपस में पासिंग गेम है फुटबॉल, फिर यहाँ से ये इनका प्लेयर क्या करता है, डायरेक्ट इसको यहाँ पास करता है। अब ये देखो ये कहाँ पे खड़ा है, ये देखो ये लाइन कैसे, देखो ये सीधी लाइन देखो, यहाँ पे कितना, यहाँ पे अगर ये यहाँ पे ऑलरेडी खड़ा है तो ये ऑलरेडी ऑफ साइड है, इसको कहा जाता है ऑफ साइड। कभी भी आपको गोल स्कोर करना है तो एटलीस्ट दो प्लेयर होने चाहिए। यहाँ पे कीपर है अपोजिट टीम का तो एक ही प्लेयर हुआ, तो दो प्लेयर होने चाहिए। तो अब यहाँ पे जैसे वो बॉल टच करेगा रेफरी फाउल दे देगा, मतलब ऑफ साइड दे देगा। इनडायरेक्ट फ्री किक का डिसीजन ऐसे दिया जाता है और फ्री किक का ऐसे, मतलब डिसीजन ऐसे दिया जाता है। कभी भी आप देखना, ये हो गया रेफरी का डिसीजन, ये एकदम स्ट्रेट, ये हो गया इनडायरेक्ट फ्री किक, और ये अगर ऐसे हैंड दिया जाता है इसको कहा जाता है नॉर्मल फ्री किक या फाउल या हैंडबॉल, या नॉर्मल कभी भी किया जाता है तो नॉर्मल हैंड से दिया जाता है। लेकिन जब भी इनडायरेक्ट फ्री किक का एक ही चीज होता है, इनडायरेक्ट फ्री किक में मिनिमम 2 टचेस होना चाहिए गोल स्कोर करने के लिए। डायरेक्ट फ्री किक में क्या होता है कि अगर किसी को ऐसे हैंडबॉल लिया, अगर यहां से डायरेक्ट गोल मारा तो गोल स्कोर काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर इनडायरेक्ट फ्री किक होगा, जैसे फाउल हो गया, जैसे कि कीपर ने गलती से अपने डी एरिया में बॉल पकड़ लिया, डी एरिया के अंदर, या फिर ऑफ साइड हो गया, तो उसमें इनडायरेक्ट फ्री किक दी जाती है। उसका सिग्नल हमेशा देखना, सेंटर रेफरी क्या दिया जाता है। इनडायरेक्ट फ्री किक में क्या होता है कि अगर सपोज कि अगर यहाँ से उसने डायरेक्ट गोल पोस्ट पे किक किया और डायरेक्ट ही गोल पोस्ट में चले जाए तो गोल काउंट नहीं दिया, गोल काउंट कभी नहीं किया जाएगा। ये मैं आपको बताऊंगा। इनडायरेक्ट फ्री किक के लिए हमेशा याद रखो कि अपने प्लेयर के या फिर अपोजिट टीम के प्लेयर के से पैर से टच होनी चाहिए, मतलब मिनिमम 2 टच होने चाहिए इनडायरेक्ट फ्री किक में और डायरेक्ट फ्री किक में। मोस्टली मैंने समझा दिया है कि जो भी होना चाहिए कि प्लेयर कितने होने चाहिए। और प्लेलिस्ट, अगर आपको मेरी और वीडियोस देखनी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और आपको मैं ऐसे ही डायरेक्ट फ्री किक, इनडायरेक्ट फ्री किक क्या होती है, ऑफसाइड क्या होते हैं, फिर रेफरीज के सिग्नल्स कैसे होते हैं, वो मेन है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।